Dear students, let's have a brief introduction of our NEET 2022 chemistry paper. NEET में आपके टोटल 200 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट 1 से लेकर 50 क्वेश्चंस दे बिलोंग टू फिजिक्स, 51 से 100 तक दे बिलोंग टू केमिस्ट्री, और इसके बाद 101 से 150 तक दे बिलोंग टू बॉटनी, और उसके बाद 151 से लेकर 200 तक दे बिलोंग टू जूलॉजी. तो हर किसी सेक्शन में, हर किसी पोर्शन में दो दो पार्ट्स मिलेंगे. पार्ट फर्स्ट में 35 क्वेश्चंस हैं, तो 35 के 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. और पार्ट बी में 15 क्वेश्चंस हैं, और 15 में से 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे. हर किसी क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स हैं. तो ओवरऑल आपको हर किसी सेक्शन में 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने. तो टोटल क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं दैट इज 180, और हर किसी क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 720 है. देखिए, जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. Which among the following compounds will have the maximum lone pair electron repulsion? बहुत आसान सा क्वेश्चन है. तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है SF4, XeF2, ClF3, IF5. पहले हम देखेंगे किस कंपाउंड में मोर देन वन लोन पेयर है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद लोन पेयर रिपल्शंस. तो देखिए, अगर हम SF4 की बात करेंगे, SF4 जो है इसका स्क्वायर पिरामिडल शेप है लाइक दिस, और इसमें सिर्फ एक लोन पेयर है, तो इसको हम पहले ही डिलीट करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, बिकॉज वी हैव टू, हमें क्या बताना होगा, लोन पेयर रिपल्शन. तो सेकंड जो हमारे पास है दैट इज ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2. जब हम XeF2 की बात करेंगे, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन हमारे पास ज़ीनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. देखिए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद द फ्लोरीन. तो यहां पर हमारे पास 3 लोन पेयर्स रहेंगे लाइक दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड लोन पेयर. तो हमारे पास एक, तो ज़ीनॉन XeF2 में 3 लोन पेयर्स हैं. तो इसके बाद अगर हम ClF3 की बात करेंगे, देखिए ClF3 की बात करेंगे, इसका टी शेप मॉलिक्यूल है, इट्स अ टी शेप्ड मॉलिक्यूल लाइक दिस, टी शेप्ड मॉलिक्यूल है ये ClF3, और इसमें हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं लाइक दिस इज फर्स्ट लोन पेयर एंड दिस इज सेकंड लोन पेयर. तो इसके बाद अगर हम IF5 की बात करेंगे, यहां पर भी एक ही लोन पेयर होगा. तो मींस हम इन 2 मॉलिक्यूल्स को पहले कंपेयर करें, बिकॉज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोर देन वन लोन पेयर्स. लेकिन यहां पर आपने देखा होगा वेस्पर थ्योरी में लोन पेयर रिपल्शन जो है, इट इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो सबसे सीवियर रिपल्शन है दैट इज लोन पेयर, इसके बाद लोन पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर. यहां देखेंगे, अगर हम ClF3 में देखेंगे, यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा, यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है. तो एज अ रिजल्ट, जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर के नजदीक आ जाएगा, तो यहां पर और ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी, और इसके बाद जब ये 2 लोन पेयर नजदीक आ जाएंगे, इनके बीच में बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा. तो इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर होगा दैट इज XeF2. तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. देखिए, 52 क्वेश्चन सेज विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट. हमें बताना होगा इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. देखिए, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली. बिल्कुल, हमारे पास एक तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की ये कैपेबिलिटी है कि इनको हीट करेंगे ये सॉफ्टन हो जाते हैं, और इसके बाद इनको थोड़ा कूल करेंगे दे विल हार्डन हो जाते हैं. तो मींस हम इनको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं. और इसके बाद थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल. नहीं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर जब आप इनको मेल्ट करेंगे, इनको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड, दे आर नॉट रीयूजेबल. और इसके बाद देखिए 53 है, द आईपेक नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119. 100 ऑनवर्ड जो भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स हैं, हम इनको कैसे नाम देते हैं. देखिए, अगर हमारे पास डिजिट 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम कहते हैं नील. तो इसमें जो हम, अगर ये डिजिट है और इसका जो रूट वर्ड दैट विल बी नील. अगर 1 होगा अन, बाय, ट्राई, कॉड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड ENN. और इसके बाद जो हम लास्ट में सुफिक्स डालते हैं, इस एलिमेंट के नाम के लास्ट में जो सुफिक्स डालते हैं दैट इज IUM. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज 119. 1 को हम कहते हैं अन, दूसरे 1 को भी अन कहेंगे, और इसके बाद 9 को एन कहेंगे, ENN, और इसके बाद लास्ट में सुफिक्स IUM होगा. इट इज
unanium. So the correct option will be unanium. Correct option is option third. So our question 55 is, question number 55 कहता है primary aliphatic amines react with nitrous acid to give unstable diazonium salts. Our statement second is primary aromatic amines react with nitrous acid to form diazonium salts which are stable even above 300 Kelvin. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है. अगर हम देखेंगे प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस की बात करेंगे, देखिए अगर हम प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस की बात करेंगे, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस सपोज हमारे पास इथेन एमाइन की बात करेंगे हम, अगर हम इसको ट्रीट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर बहुत कम रखना होगा 273 केल्विन पे, हम ये यूजुअली ये रिएक्शन जो है वी कैरी दिस रिएक्शन एट 273 केल्विन, और हम देखते हैं यहां पर हमारे पास एक डायजोनियम कंपाउंड बनता है, लेकिन बहुत अनस्टेबल डायजोनियम कंपाउंड बनता है, दैट्स कॉल्ड इथेन डायजोनियम क्लोराइड. लेकिन ये अनस्टेबल है, ये जल्दी जल्दी इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2OH प्लस N2 प्लस HCl. दैट्स इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल. ये बहुत अनस्टेबल है, ये डायजोनियम साल्ट जो है दैट्स इथेन डायजोनियम क्लोराइड जो है इट इज अनस्टेबल. लेकिन अगर हम एरोमेटिक एमाइन लेंगे, सपोज हमारे पास एनिलीन है, जब हम एनिलीन की बात करेंगे प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, जब हम इसको ट्रीट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl और 273 केल्विन टेम्परेचर पे, हम देखते हैं यहां पर एक साल्ट बनता है जो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एलिफैटिक डायजोनियम साल्ट. यू आर गेटिंग दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है ये कंपैरेटिवली स्टेबल है देन दिस एलिफैटिक डायजोनियम क्लोराइड. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, बिकॉज यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है इट्स ये डिलोकलाइज्ड है, इट्स इन रेजोनेंस विद एरोमेटिक रिंग, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज कंपैरेटिवली स्टेबल, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज नॉट स्टेबल. तो ये बहुत, इसलिए इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट होगा, तो ये ऑप्शन मीन स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, इसलिए हम कहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन नहीं है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये भी ऑप्शन नहीं है. तो हम ऑप्शन थर्ड देंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. So both the statements are correct. Now let's take question 56. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थेरेटिकल क्वेश्चन है. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इज, एंजाइम कैटलिस्ट है, ये बायो कैटलिस्ट है, तो एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स नहीं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन देखेंगे एंजाइम्स आर, तो इसलिए हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला ही होगा. लेकिन दूसरा देखिए एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड ए सबस्ट्रेट, बिल्कुल आपने लॉक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ी होगी, हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है, और एंजाइम्स ये बायो कैटलिस्ट्स हैं. और इन द सेम वे लाइक केमिकल कैटलिस्ट्स, एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस. जैसे कि कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करना, एक अल्टरनेटिव पाथ देता है रिएक्शन मैकेनिज्म में. इन द सेम वे एंजाइम का भी यही काम है, ये हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है. तो इसलिए हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज फर्स्ट, दैट्स एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. सो अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन 57. देखिए क्वेश्चन 57 क्या है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, एक असर्शन है और दूसरा रीजन आर है. असर्शन क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट है. In a particular point defect, an ionic solid is electrically neutral even if few of its cations are missing from its unit cells. हमारे पास कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जहां पर metal cations are missing from the crystal, not from the crystal sites, they are missing from the crystal as such. तो still electrical neutrality is maintained. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करेंगे, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फेरस ऑक्साइड की बात करेंगे. हम यहां पर हमेशा 1:1 रेशो नहीं देखते हैं बिटवीन Fe एंड ऑक्सीजन, लेकिन हमारे पास जो रेशो होता है दैट इज 0.98:1. तो मीन्स सम ऑफ द मेटल, सम ऑफ द Fe2 positive ions are missing from the crystallites. तो means as a result, लेकिन still this compound is electrically neutral. यहां पर कुछ metal cation जो है they are missing from the crystallites, but still the compound is electrically neutral. तो ये कुछ डिफेक्ट्स है हमारे पास, जैसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है. लेकिन
दूसरा ये कहता है कि इसका रीजन ये है, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट में एज सच मेटल यूजुअली कैटायन जो है ये अपने नॉर्मल लैटिस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। लेकिन यहां पर पॉइंट डिफेक्ट में कुछ मेटल कैटायंस दे आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, दे आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल एज सच, लेकिन यहां पर मेटल कैटायन वहीं रहता है लेकिन इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ए स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, रीजन आर भी करेक्ट है, लेकिन ए असर्शन का रीजन आर नहीं है, इसलिए वी विल से बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो क्वेश्चन, सो आंसर विल बी आंसर 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन 58, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए वाई एक्सिस एंड यहां पर दिया है ऑप्शन फर्स्ट, अगर ये जीरो ऑर्डर होता है तो तब y रिप्रेजेंट्स रेट, x रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है दैट इज rate constant, but it is independent upon the concentration of the reactants. It does not depend upon the concentration of the reactants. So rate is independent of the concentration. That's why you'll be getting a graph parallel to the concentration axis. तो zero order reaction में y जो है, axis जो है, it corresponds to rate and x corresponds to concentration. बिल्कुल, तो जीरो ऑर्डर में y is rate, x is equal concentration. लेकिन यहां पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर में y is equal to t half, x is equal to concentration. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता है t half जो होता है दैट्स 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। सो दैट मीन्स अगर हम t half प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ये भी पैरेलल आ जाएगा, तो मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में t half जो है तो y विल कॉरस्पॉन्ड टू t half एंड x विल कॉरस्पॉन्ड टू कॉन्सेंट्रेशन। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी अगर हम अलोंग x एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे बिकॉज t half ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, सो दैट इज व्हाई इफ y रिप्रेजेंट्स t half ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन x विल रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो हर किसी कॉन्सेंट्रेशन पे t half सेम आ जाएगा बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में t half डज नॉट डिपेंड अपॉन द initial concentration of the reactants. So that is why option first is the correct option. Means zero order reaction के लिए y will represent rate, x will represent concentration. तो इसलिए because rate does not vary with the change in concentration for zero order reaction. लेकिन first order reaction के लिए सिर्फ time of t half vary नहीं करता because t half is independent on the initial concentration of reactants. So if y is t half then x should be the concentration of the reactants. So option first is the correct option for question number 58. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, हमारे पास यहां पर हाइड्राइड दिया है और यहां पर इसका नेचर है। देखिए अगर हम मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2 देखेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है ग्रुप सेकंड हाइड्राइड जो है ये हमेशा आयनिक हाइड्राइड्स होंगे। तो लेट्स टेक, तो इसलिए MgH2 जो है MgH2 आयनिक हाइड्राइड है और इसके बाद GH4 जो कि ग्रुप 14 का हाइड्राइड है यह हमेशा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है, यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम कहेंगे GH4 इज इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। तो ए के लिए हम देखेंगे, ए के लिए हमारे पास ऑप्शन 4 है और इसके बाद बी के लिए हमारे पास चूंकि ग्रुप 14 का हाइड्राइड है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो लेट्स राइट इट्स इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, ऑप्शन फर्स्ट। और इसके बाद हम सी देखेंगे, सी जो है दैट इज डाइबोरेन B2H6। ये डाइबोरेन हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बिकॉज डाइबोरेन, अगर हम डाइबोरेन की बात करेंगे यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं और हमारे पास 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड इसलिए है बिकॉज यहां पर ये बॉन्ड जो है इट्स अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यूजुअली जो नॉर्मल बॉन्ड है इट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लेकिन यहां पर 3 सेंटर्स हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर इस बॉन्ड में जिसको बेनना बॉन्ड कहेंगे यहां पर 3 सेंटर्स हैं लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये बोरान B2H6 जो है ये जो है इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो हम लिखेंगे सी का आ जाएगा सेकेंड और इसके बाद डी जो है HF जो है, HF अगर हम देखेंगे HF जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। HF क्यों इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां पर देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन के देखिए 3 लोन पेयर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है फ्लोरीन पे, इसलिए हम इसको कहेंगे इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो डी का जो है इट विल बी थर्ड,
तो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. A4B1, A4B1, C2 and D3. So correct option is option third. A4B1, C2, then D3. So this is the correct option. That's option third. Now question number 60 is, given below are two statements. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकंड है. स्टेटमेंट फर्स्ट में हमारे पास कुछ हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 16 के, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम आता है. हमारे पास H2O है, H2S वाटर है, इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलिनाइड एंड टेलुराइड हमने बताना होगा. तो स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस हाइड्राइड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास. जो ही मोलर मास इंक्रीज होता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है. लेकिन यहां पर जब हम ग्रुप 16 की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लेस देन H2Se, इट इज लेस देन H2Te, बट इट इज लेस देन H2O. यहां पर चूंकि मोलर मास इंक्रीज होता है, मोर द मोलर मास मोर विल बी द वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन यहां पर वाटर एक्सेप्शन है. वाटर इसलिए एक्सेप्शन है इसमें, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर, सो वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा होगा. तो यहां पर हम नहीं कह सकते कि मोलर मास इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. यहां पर दिया है इसने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है H2S से, H2S का कम है H2SC, H2T, लेकिन नॉर्मल ऑर्डर जो है दैट इज H2S का बॉइलिंग पॉइंट कम है H2SC, H2T, लेकिन H2O. इन तीन में अगर हम इन तीन को कंपेयर करेंगे, ठीक बताया है मोलर मास इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. लेकिन यहां पर चूंकि तीनों का मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज. लेकिन वाटर का सबसे कम मोलर मास है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये इनकरेक्ट है बिकॉज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं हो सकता H2S से, इन तीन हाइड्राइड से ज्यादा है. तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इज इनकरेक्ट. लेकिन यहां पर स्टेटमेंट सेकंड देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास. क्या इन हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है? लेकिन हम देख रहे हैं वाटर से जब हम H2S जाएंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो यहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. तो लेकिन अगर हम इन तीन को कंपेयर करेंगे तब मोलर मास इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. लेकिन जब हम वाटर को भी इंक्लूड करेंगे तब मोलर मास इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं हो रहा बिकॉज वाटर एक्सेप्शन है. वाटर में एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. और क्वेश्चन 61 इज क्लोरोबेंजीन बनाना होगा. तो इन चार मेथड्स में सबसे बेहतरीन मेथड कौन होगा? तो यहां पर देखिए बेंजीन को HCl के साथ ट्रीट करेंगे, इट विल नॉट बी अ सूटेबल मेथड, और यहां पर क्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता है. और इसके बाद अगर हम एनिलीन को ट्रीट करेंगे HCl के साथ हीट देंगे तो ये मेथड भी सूटेबल मेथड नहीं है. लेकिन अगर हम बेंजीन को ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड दैट इज एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3, तो ये न्यूक्लियर हेलोजिनेशन है. इसमें हम क्या करते हैं, हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं, बहुत आसान है, क्लोरीन के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड या AlCl3, इट एक्ट्स एज एन हेलोजन कैरियर. ये लिविस एसिड जो है इट एक्ट्स एज हेलोजन कैरियर. तो यहां पर बहुत आसान है, एक ये रिएक्शन जो है लो टेम्परेचर पे होती है और सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है कि एब्सेंस ऑफ लाइट में होती है. हमें सिर्फ बेंजीन लेना होगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, एब्सेंस ऑफ लाइट, और इसके बाद थोड़ा सा हेलोजन कैरियर लिविस एसिड यानी फेरिक क्लोराइड या एनहाइड्रस AlCl3 देना होगा, तो यू विल बी गेटिंग क्लोरोबेंजीन. सो द बेस्ट सूटेबल मेथड टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन इज लाइक दिस, दैट्स ऑप्शन थर्ड. और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 62 क्या है. Question 62 says, given below are two statements, one is labeled as assertion and another is labeled as reason. हमारे पास क्वेश्चन 62 में assertion दिया है और इसका रीजन भी दिया है. assertion है ICl is more reactive than I2. ICl is more reactive, ये इंटरहेलोजन कंपाउंड है ICl, it is more reactive than I2. रीजन दिया है ICl bond is weaker than II bond. In the light of the above statement, choose the most appropriate आंसर. तो देखिए हमारे पास एक इंटरहेलोजन कंपाउंड दिया है ICl और दूसरा हमारे पास प्योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है दैट्स I2. हम कहते हैं कि ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2. रीजन ये है बिकॉज I और Cl के बीच में जो बॉन्ड है
ये वीक बॉन्ड है बिकॉज यहां पर डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, यहां पर सिमिलर ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो I2 मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन ICl। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होता है, इसलिए हम कहेंगे ICl बॉन्ड में बॉन्ड वीक होता है बिकॉज यहां पर मिसमैच है, ओवरलैप्स के ऑर्बिटल्स के बीच में मिसमैच है, इसलिए यहां पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। आयोडीन और क्लोरीन के ऑर्बिटल्स के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए ये वीक बॉन्ड है, मोर रिएक्टिव होगा। यहां पर थोड़ा कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये लेस रिएक्टिव होगा। तो हम कहेंगे ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर, तो हम बोथ ए एंड आर करेक्ट। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन की। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। गैडोलीनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। देखिए अगर हम गैडोलीनियम की बात करेंगे, जीडी जो है इसका एटॉमिक नंबर है 64। यह हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम, प्रेसिडोमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलीनियम। तो इसका एटॉमिक नंबर है 54। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे दैट इज ज़ीनॉन 4f 5d 6s। सो इट इज 5d1 6s2, और इसके बाद हमारे पास इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज ज़ीनॉन 4f7 5d1 6s2। तो क्वेश्चन इज गैडोलीनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। तो रीजन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई बेसिक कैरेक्टर, स्मॉल साइज, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। देखिए जब हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे तो यहां पर जो हमारे पास GD थर्ड आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है दैट इज ज़ीनॉन 4f7। हमारे पास एफ सबशेल में 4f7, हमारे पास एफ सबशेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एफ सबशेल जो है ये हाफ फिल्ड आ जाएगा। मैंने कहा हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल because of 2 reasons, one's exchange energy and second is symmetry। तो हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स बहुत स्टेबल है, एक तो दे आर मोर सिमेट्रिकल, और इसके बाद मोर एक्सचेंज एनर्जी। तो यहां पर चूंकि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स में, इसलिए इसका जो रीजन होगा, इसलिए जल्दी जल्दी तीसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है, रिजल्टिंग इन द जनरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज ज़ीनॉन 4f7। सो द बेस्ट explanation of this is that's high exchange enthalpy। so option 4 is the correct option। इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है at 298 Kelvin the standard electrode potentials of Cu2 positive Cu, Zn2 positive Zn, Fe2 positive Fu and Ag positive Ag are 0.34 volts, minus 0.76 volts, minus 0.44, 0.80 respectively। तो हमें बताना होगा which are the following reactions will not occur। हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम मेटल्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सबसे पहले हम उस मेटल को रखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। देखिए अगर हम Cu डाइपॉजिटिव Cu की बात करेंगे, यहां पर जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है दैट इज, सो हियर रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन दैट इज 0.34 volts। सो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा बट अपोजिट इन साइन, इट विल बी माइनस 0.34 volts। लेकिन अगर हम Zn2 पॉजिटिव की बात करेंगे, Zn इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है दैट इज माइनस 0.76, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा दैट विल बी प्लस 0.76 volts। इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। और इसके बाद देखिए अगर हम Ag पॉजिटिव एंड Ag की बात करेंगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है दैट इज माइनस 0.44 volts, नहीं Fe2 पॉजिटिव यहां पर दिया है, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है दैट इज माइनस 0.44 volts। तो मींस इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा 0.44 volts। और इसके बाद लास्ट दिया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag पॉजिटिव Ag का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.80 volts, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा माइनस 0.80 volt। अगर हम इन 4 मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अरेंज करेंगे तो सबसे टॉप पे हमारे पास जिंक आ जाएगा, और इसके बाद आयरन आ जाएगा, आयरन के बाद कॉपर आ जाएगा, और इसके बाद सिल्वर आ जाएगा बिकॉज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का है। और इसके बाद हमारे पास किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट्स
दैट इज Fe2, और इसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज Cu2 पॉजिटिव, और इसके बाद सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Ag पॉजिटिव। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है, जो भी मेटल टॉप पे होता है ये हमेशा लोअर मोस्ट मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशंस। तो जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन, it can displace silver from its salt solution. Similarly, iron can displace copper and silver, but iron cannot displace zinc. Similarly, copper can displace silver, but silver cannot displace copper. तो यहां पर देखिए अब हमारे पास क्या है, सबसे टॉप मोस्ट है जिंक, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। यहां देखिए जिंक कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है बिकॉज आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन यहां पर देखिए सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है बिकॉज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज मोर देन दैट ऑफ Ag, सो द ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 65, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं तो हमें देखना होगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। In an atom, all the 5 3d orbitals are equal in energy in free state. जब हम 3d सबशेल की बात करेंगे तो 3d सबशेल में 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, दैट्स व्हाई वी से दे आर डिजनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन फ्री स्टेट में तो मैंने कहा जब इस डी सबशेल को कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो इनकी डिजनरेसी स्प्लिट होती है। इनकी डिजनरेसी इट नो लॉन्गर रिमेन्स डिजनरेट बट इट गेट्स स्प्लिट इन 2 साइड्स, जो हमने देखा होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। लेकिन तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो शेप ऑफ dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, एंड dx2, y2 एंड dz2 ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर हम इन 5 डी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, वन इज कॉल्ड dxy, dyz, dzx, dx2, y2, ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो है दे आर डम्बेल शेप्ड, दे आर डबल डम्बेल शेप्ड। लेकिन इनमें से एक ऑर्बिटल ऐसा है विच कॉल्ड dz2 ऑर्बिटल। dz2 ऑर्बिटल जो है ये dz2 ऑर्बिटल जो ये डम्बेल शेप्ड है, इट्स नॉट डबल डम्बेल, इट इज डम्बेल शेप्ड। और इसमें एक डेफिनेट शेप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है सेंटर में, लाइक दिस, ये ऐसे, और इसमें एक डेफिनेट शेप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है सेंटर में। इसको कहते हैं बेबी सूदर टाइप शेप भी इसको कहते हैं। तो 5 डी ऑर्बिटल्स की जब हम बात करेंगे, 4 ऑर्बिटल्स की बिल्कुल शेप सेम होती है, एक थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, वो डम्बल शेप्ड होता है विद द डेफिनेट शेप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द सेंटर। तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, द शेप ऑफ dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन ये 2 ऑर्बिटल्स की शेप सेम नहीं है, 4 ऑर्बिटल्स की शेप सेम है, लेकिन dz2 ऑर्बिटल की थोड़ा बहुत डिफरेंट शेप है, इसलिए द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सेकेंड। देखिए इसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, द आईपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखिए जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम देते हैं पहले हम कैटाइन का नाम देंगे फॉलोड बाय एनाइन। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऐसे है, सो कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस, AgH2O होल ट्वाइस, और उसके बाद AgCN होल ट्वाइस। लेकिन साइनाइड जो होता है ये हमेशा नेगेटिवली चार्जड लिगेंड है, और हमारे पास 2 नेगेटिवली चार्जड लिगेंड्स है। सिल्वर की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1, तो यहां पर -2 +1 इट विल बी -1, और यहां पर हमेशा सिल्वर होगा +1 में, बिकॉज ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो देखिए यहां पर ये कैटाइन है, ये एनाइन है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन, अगर कॉम्प्लेक्स में एक कैटाइन पार्ट होता है, कैटायनिक पार्ट भी होता है और एनायनिक पार्ट भी होता है, तब एनायनिक पार्ट में जो मेटल होता है इसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है। जैसे अगर Fe होगा इसको हम कहेंगे फेरेट, अगर Ag होगा इसको कहेंगे आर्जेंटेट, अगर Au होगा इट इज कॉल्ड आरेट। इन द सेम वे अगर Al होगा इट्स कॉल्ड एल्यूमिनेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए यहां पर जब हम नाम देंगे तो पहले कैटाइन का नाम देंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल नाम होगा लिगेंड का, ये वाटर है, इट्स स्पेशल नेम इज एक्वा, इट्स डायएक्वा सिल्वर फर्स्ट, then it is dicyano,
इट इज डाइसायनो आर्जेंटेट फर्स्ट। बहुत आसान है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्जड है, तो हमारे पास सिल्वर जो है इट विल बिकम अर्जेंटेट। अगर एयू होता आरेट बनता, अगर एल होता एल्यूमिनेट, अगर एफई होता है तो फेरेट बनता। तो इसीलिए इट इज डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, इट इज डाइसाइनो आर्जेंटेट फर्स्ट। सो द ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन थोड़ा बहुत इसने यहां पर गलती की है। इट इज डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाइसायनो CYANO, साइनी इसने लिखा है, डाइसाइनो आर्जेंटेट फर्स्ट। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू हाफ सेल रिएक्शंस। हमारे पास दो हाफ सेल रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो हमें देखना होगा will permagnetine MnO4 liberate O2 from the water in presence of an acid। तो देखिए ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो हम देखते हैं जब हम ई सेल निकालते हैं, ई सेल जो होता है दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो हमारे पास चूंकि कैथोड ये है जिस पर रिडक्शन होती है, तो कैथोड हमारे पास ये है, तो कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 1.223 वोल्ट्स और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो दिया है दैट इज -1.510। सो इट विल बी 1.223 प्लस 1.510, सो इट विल बिकम 2.730 वोल्ट्स। तो यहां पर हमारे पास जो ईएमएफ निकलेगा सेल का दैट विल बी, ईएमएफ ऑफ सेल विल बी 2.730 वोल्ट्स। तो क्या ये विल द परमैग्नेटाइन लिबरेट O2 फ्रॉम द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड? चूंकि आपके पास जब हम डेल्टा जी निकालते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालते हैं दैट्स -NFE सेल, तो ये हमेशा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। सो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव योर ई सेल शुड बी पॉजिटिव। अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तब जाके डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्योंकि यहां पर ई सेल हमारे पास पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव 2.73 वोल्ट्स, सो दैट इज व्हाई वी से दैट द रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो will permagnetine liberate O2 from the water in presence of an acid? Yes, because E cell is equal to 2.733 volts. So that's why, because E cell is 2.73, because net EMF of the cell is positive, so the reaction will be spontaneous, because Gibbs free energy will come out to be minus NF E cell. So for the reaction to be spontaneous, delta G should be negative. For delta G to be negative, E cell should be positive. So वो निकला 2.73 volts. So you can say option first is the correct option. Now let's take question number 68. So now let's take question number 68 now. Question number 68 says, what mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction? हमारे पास ये रिएक्शन दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with HCl resulting in formation of calcium chloride, carbon dioxide and water. तो हमें निकालना होगा कितना मास हमें कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए so as to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl. So let's take the balanced chemical equation. Balanced chemical equation is calcium carbonate. ये प्योर नहीं है, it is 95% प्योर। तो हमारे पास it reacts with HCl resulting in the formation of calcium chloride, carbon dioxide and water. देखिए अब यहां पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मास जो है, मोलर मास जो है दैट इज 100 ग्राम्स पर मोल, और यहां पर HCl का जो मोलर मास है दैट इज 36.5। लेकिन यहां पर देखिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हमें 2 मोल्स ऑफ HCl की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर चूंकि हमारे पास 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl, अब यहां पर देखना होगा कि HCl का कितना मास है। तो मींस अगर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मास की बात करेंगे, सो दैट मींस 73 ग्राम्स ऑफ HCl रिक्वायर 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हमारे पास 73 ग्राम्स HCl नहीं है, हमारे पास सिर्फ 0.5 मोलर HCl है, उसके भी 50 ml है। तो आपको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पर मोलैरिटी दी है दैट इज 0.5
और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, वॉल्यूम दिया है दैट इज 50 ml और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो दैट विल कम आउट टू बी मल्टीप्लाइड बाई 1000। नहीं, अगर वॉल्यूम ml में है तब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब देखिए यहां पर क्या है, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl विल बी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.025 मोल्स। तो हमारे पास 2 मोल्स HCl के नहीं है, बल्कि हमारे पास 0.025 मोल्स है HCl के। अब हम देखेंगे कि 0.025 मोल्स ऑफ HCl का कितना मास होगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.025, लेकिन मास ऑफ HCl निकालना होगा। मोलर मास जो है दैट इज 36.5, so you can say mass of HCl is equal to, sir, that is equal to 36.5 multiplied by 0.025, so it will come out to be 0.9125 grams। तो हमारे पास HCl के सिर्फ 0.9125 ग्राम्स हैं। हमारे पास HCl के 73 ग्राम्स अगर होते तो 100 ग्राम्स की कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ती, लेकिन हमारे पास चूंकि ये 0.5 मोलर है, उसके भी सिर्फ 50 ml है, तो 0.5 ml ऑफ 50 ml मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स, दैट इज 0.912 ग्राम्स ऑफ, सो वी हैव ओनली 0.912 ग्राम्स ऑफ HCl। तो देखिए हम यहां पर ऐसे करेंगे, सो दैट मीन्स 100 ग्राम्स ऑफ, सो मीन्स जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे, CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl गिव्स CaCl2 CO2 प्लस H2O। अगर हमारे पास 2 मोल्स का वजन आता है 73 ग्राम्स, तो 73 ग्राम्स के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो मीन्स फॉर 73 grams of HCl we require 100 grams of calcium carbonate, because molar mass of calcium carbonate is 100 grams per mole, तो because 2 मोल्स के लिए 1 मोल चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन हमारे पास 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम ऑफ HCl विल रिक्वायर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज, लेकिन हमारे पास 1 ग्राम भी नहीं है, हमारे पास 0.912 ग्राम्स है, देयरफॉर 0.9125 grams of HCl will require how many grams of calcium carbonate, that is 0.9125, so it will come out to be 1.25 grams of calcium carbonate। तो देखिए यहां पर ऑप्शन 1 ये भी है, 1.25 ग्राम्स भी है, लेकिन हमारे पास चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 95% प्योर है, सो अगर ये 100% प्योर होता तब हमारे पास सिर्फ 1.25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, लेकिन हमारे पास ये 95% प्योर कार्बन है, तो मींस हमें 5% एक्स्ट्रा करना होगा। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड जो होगा दैट विल बी 1.25 प्लस 5% ऑफ 1.25, सो दैट इज 1.25 प्लस 5/100 ऑफ 1.25, so that will be 1.25 plus 0.0625, so it will come out to be 1.32 grams। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा that will be option D, that is 1.32 grams। This is the correct option। Now let's take question number 69। 69 the incorrect statement regarding chirality is, देखिए chirality के लिए हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा। इनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नहीं, इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सो हमारे पास इनेंशियोमर जो है दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद देखिए रेसमिक मिक्सचर शोज 0 डाइपोल रोटेशन। यस, रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर में 50% डी होता है और 50% लीवो रोटेटेड होता है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। तो यहां पर जो है नेट रोटेशन जो है, नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सच अ मिक्सचर इज 0 विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। हमारे पास इंटरनल कॉम्पनसेशन भी होती है,
विद इन द मॉलिक्यूल अगर कंपनसेट होता है। लेकिन यहां पर देखिए 50% डी मॉलिक्यूल है, 50 एल है, ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है। अगर ये राइट को रोटेट करता है, ये लेफ्ट को रोटेट करता है, तो नेट रोटेशन विल बी जीरो, तो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी जीरो। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनेंटियोमर्स। SN1 रिएक्शन में यूजुअली हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है दैट्स कॉल्ड कार्बोकैटाइन, और कार्बोकैटाइन जो है दे आर प्लेनर, और अगर प्लेनर है तो यहां पर अटैक कैन अकर फ्रॉम ऑल द साइड्स विद इक्वल ईज। सो दैट इज वाई यहां पर हमेशा 50% डी और 50% एल बनता है, 1:1 मिक्सचर बनता है। हालांकि ये एक्यूरेटली 1:1 नहीं बनता है, इसमें ज़्यादा इन्वर्शन होता है रेसमराइजेशन की जगह, तो इसीलिए यहाँ पर कभी डी ज़्यादा बनता है, कभी एल ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए एक्यूरेटली 50-50 डी। लेकिन इस ऑप्शन को भी हम करेक्ट मान के चलते हैं, बिकॉज यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनता है तो 1:1 मिक्सचर बनेगा। और इसके बाद the product formed by SN2 reaction of halo alkanes having chirality at the reactive center shows inversion of configuration. Yes, SN2 reaction में हमारे पास हमेशा क्या होता है कि well done inversion होता है, well done inversion होता है। तो मीन्स अगर आपके if you start with D you'll be getting L, if you start with L you'll be getting D। तो ये all the three are correct except this, that's enantiomers are superimposable, no, enantiomers are non-superimposable mirror image। So let's take this option first is the correct option। So option first is the correct option। Now let's take question number 70। Question number 70 जो था, in 1 molar solution that contains 0.5 mole of a solute there is 100 ml of solvent, 1000 grams of solvent, 500 ml of solvent, 500। तो मोलर जब हम देखेंगे 1 molar solution, molality means number of moles of solute dissolved per kg of solvent, it is mass of solvent in kg। तो देखिए जब हम मोलालिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताते हैं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो चूंकि हमारे पास 0.5 मोल सोल्यूशन है, सो दैट मींस द मास ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी 1000 ग्राम्स, मींस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स क्विकली टेक क्वेश्चन नंबर 71। So our question number 71 is which among the following is incorrect statement? Which among the following is incorrect statement? हमें incorrect statement बताना होगा। H2 positive ion has 1 electron, ठीक है, ये तो correct statement है। H2 में टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक हमने निकाला तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इट्स करेक्ट। O2 positive ion is diamagnetic। देखिए जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं, O2 मॉलिक्यूल जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक्स 2s2, इसके बाद सिग्मा 2pz2, इसके बाद हमारे पास पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसके बाद पाई एस्ट्रिक्स 2px1, पाई एस्ट्रिक्स 2py1। तो हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इसलिए है बिकॉज इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, दैट्स पाई एस्ट्रिक्स 2px1, पाई एस्ट्रिक्स 2py1। तो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इट विल बी O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला तब भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। सो O2 पॉजिटिव विल बी पैरामैग्नेटिक। तो यहां देखिए O2 पॉजिटिव इसने लिखा है डायमैग्नेटिक है, बट O2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और यहां पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है that is equal to 1/2 number of electrons in bonding orbitals मतलब number of electrons in anti bonding orbitals। यहां पर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जो है it will be 2, लेकिन अगर हम O2 पॉजिटिव की बात करेंगे, O2 पॉजिटिव यहां से हमने निकाला, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी O2 पॉजिटिव के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा दैट विल बी 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, अब ये 10 है, और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 2, 2, 4, और इसके बाद चूंकि हमारे पास O2 पॉजिटिव है, अब इसमें सिर्फ 5 है, सो इट विल बी 5/2, इट विल बी 2.5। लेकिन O2 2 पॉजिटिव का होगा, सो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। और इसके बाद अगर हम O2 की बात करेंगे, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, और इसके बाद O2 नेगेटिव का अगर हम ऐड करेंगे, एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5, और हमारे पास O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और यहां पर C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स
इन इट्स टू डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट्स O2 पॉजिटिव आयन इज डायमैग्नेटिक। नाउ लेट्स क्विकली टेक क्वेश्चन नंबर 70। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट दिया है और यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट दिया है। कार्बोनिल कंपाउंड्स है यहाँ पर, चाहे अल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें। इट रिएक्ट्स विद आवर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, दे रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, they react with primary amine, they react with alcohol and they react with HCN। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं साइनोहाइड्रिन, एसिटाइल, शिफ्स बेस एंड ऑक्साइम। हमें देखना होगा, हमें इनको क्या करना होगा कि कॉलम लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ हमें कनेक्ट करना होगा। तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 72। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में हमारे पास लिस्ट फर्स्ट है दिया है और लिस्ट सेकंड। लिस्ट सेकंड रिएक्टेंट है और लिस्ट फर्स्ट प्रोडक्ट्स है। हमने देखना होगा रिएक्टेंट के साथ, हमने देखना होगा रिएक्टेंट के साथ कार्बोनिल कंपाउंड चाहे अल्डिहाइड या कीटोन होगा, जब ये रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा इसके साथ तो व्हाट विल बी द क्लास ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड। तो यहाँ पर देखिए हमारा पास फर्स्ट है हाइड्रोक्सिलामाइन, इसके बाद प्राइमरी अमाइन है, इसके बाद अल्कोहल है और इसके बाद HCN है। देखना होगा जब अल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करेगा कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगा, तो हमें प्रॉपर मैच दिखाना होगा यहाँ पर। तो देखिए जब हम अल्डिहाइड या कीटोन की बात करेंगे, सपोज दिस अवर अल्डिहाइड, जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ तो यहां पर डिहाइड्रेशन होती है और यहां पर एक क्लास ऑफ कंपाउंड बनता है दैट्स कॉल्ड RCH डबल बॉन्ड NOH, दे आर कॉल्ड ऑक्साइम्स। अल्डिहाइड के साथ एल्डोक्साइम और कीटोन के साथ कीटोक्साइम्स। सो दैट मीन्स द क्लास ऑफ कंपाउंड विल बी नोन एज ऑक्साइम्स। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन को आ जाएगा ऑप्शन डी, तो डी फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो लेट्स राइट डी फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, जब प्राइमरी अमाइन हमारी अल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो विच क्लास ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। नाउ लेट्स टेक प्राइमरी अमाइन, सो दिस इज अवर अल्डिहाइड और कीटोन, इट रिएक्ट्स विद प्राइमरी अमाइन RNH2 और यहां पर देखिए वी आर गेटिंग दिस एडक्ट फर्स्ट, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके बाद देखिए यहां पर एक प्रोटॉन की एलिमिनेशन होती है, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एडक्ट और यहां पर देखिए क्या होता है। इसके बाद एसिडिक कंडीशन में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेशन होती है लाइक दिस, और ये भाग जाता है और इसके बाद ये लोन पेयर यहां पर इसको स्टेबलाइज करता है और ये प्रोटॉन निकलता है। सो यू आर गेटिंग RCH डबल बॉन्ड NR। सो दिस क्लास ऑफ कंपाउंड विल बी नोन एज दे आर कॉल्ड शिफ्स बेस। तो मींस प्राइमरी अमाइन के साथ जब भी हमारे अल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं प्राइमरी अमाइंस के साथ, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शिफ्स बेस। तो C जो है ये हमारे सेकंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, C सेकंड। तो यहां पर लिखेंगे D फर्स्ट के साथ, C सेकंड के साथ। इसके बाद देखिए थर्ड जो है अल्कोहल हमारे अल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है एसिटल या कीटल। अल्डिहाइड के साथ एसिटल बनता है और कीटोन के साथ कीटल बनता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स, अब इसके बाद हमारे पास देखिए अल्कोहल जो है ये रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, इधर अल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल और कीटल रेस्पेक्टिवली। तो देखिए नाउ लेट्स टेक दिस रिएक्शन, सो लेट्स टेक दिस अल्डिहाइड, it reacts with alcohol in presence of HCl, resulting in the formation of this compound, this adduct बनता है, इसको कहते हैं हेमीएस्टल। और इसके बाद ये दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl,
resulting in the formation of ketal like this. This is called acetal. पहले हेमीएसिटल बनाता है, इसके बाद एसिटल बनाता है. गोया अल्कोहल्स जब भी रिएक्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, अल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास एसिटल बनता है. तो हम हमने देखा, तो दैट मीन्स थर्ड बी के साथ. सो हमने देखा कि फर्स्ट जो है ये डी के साथ, इसके बाद हमने देखा सेकंड जो है प्राइमरी अमाइन जो है ये सी के साथ शिफ्ट बेस बनाते हैं, और इसके बाद हमने देखा अल्कोहल जो है ये बी के साथ दैट्स एसिटल बनाते हैं. इसके बाद जब भी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमारे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म साइनोहाइड्रेन्स, मींस फोर्थ ए के साथ. तो मींस फोर्थ ए के साथ. सो द ऑप्शन इज A4 B third. So option is A4 B third, C second and D first. So the option second is the correct option. Now let's quickly take question number 73. Question 73 कहता है choose the correct statement. Diamond is sp3 hybridized and graphite is sp2 hybridized. और इसके बाद both diamond and graphite are used as dry lubricants. और इसके बाद डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव टू डायमेंशनल नेटवर्क, डायमंड इज कोवलेंट, ग्रेफाइट इज आयनिक. तो देखिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना होगा. करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड जबकि ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. बिल्कुल करेक्ट है. बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. अब देखिए ये तीन इनकरेक्ट है. बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स. नहीं, सिर्फ ग्रेफाइट जो है इट इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट बिकॉज ग्रेफाइट के जो इट एक्ट्स एज 3D लेयर्स में होता है, 3 डायमेंशनल लेयर्स में. इन लेयर्स के बीच में बहुत वीक force of attraction होता है. They can slide over each other. That's why graphite can be used as a dry lubricant but not the diamond. Third देखिए, diamond and graphite have 2D network. No, both diamond and graphite have 3-dimensional network. और इसके बाद diamond covalent है, graphite ionic है. नहीं, both diamond and graphite they are covalent. इसके बाद तो इसलिए हमारे पास जो correct statement है that is statement first is the correct statement. Now let's quickly take क्वेश्चन नंबर 74. 74 में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो हमें बताना होगा कौन स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन इनकरेक्ट है. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू डाइपोल इंट्रैक्शन. याद रखिए हमेशा डाइपोल इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हाइड्रोकार्बन से. हाँ ज्यादा है बिकॉज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में डाइपोल इंट्रैक्शन है जबकि हाइड्रोकार्बन्स में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो ये क्या कहता है, बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. नहीं, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन हाइड्रोकार्बन्स. तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये इनकरेक्ट है. अब देखिए स्टेटमेंट सेकंड, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन alcohols of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding. Yes, alcohols में intermolecular hydrogen bonding होती है इसलिए alcohols का boiling point ज्यादा होता है than aldehydes and ketones of comparable molecular mass. इसलिए statement second correct है, statement first incorrect है. तो statement first is correct but second is incorrect. No, statement first is incorrect but statement second is correct. So option second is the correct option. Now let's quickly take question number 75. तो यहां पर देखिए which of the following PV curve represents maximum work done. तो देखिए maximum work done जो होता है isothermal expansion में, तो work done जो होता है that's called isothermal expansion में work done जो होता है that's called nRT ln of V2 divided by V1. तो यहां पर देखिए एरिया अंडर द कर्व किस कहां पर ज्यादा है, तो वर्क डन विल बी सिंपली इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. तो यहां पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ द कर्व इज वेरी लेस, एरिया अंडर दिस कर्व. तो यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 4. देखिए ऑप्शन 4 इज द बेस्ट ऑप्शन. तो मैक्सिमम वर्क डन विल बी इन दिस पीवी ग्राफ. इसके बाद क्विकली नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन नंबर 76 सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. तो दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड. तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप. करेक्ट स्टेटमेंट है. तो क्यों, बिकॉज अगर हम फिनॉल की बात करेंगे, फिनॉल जो है और यहां पर मोनोसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करेंगे, सपोज हमारे पास
ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड फिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल है। तो यहां पर क्या होता है, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बिकॉज -R ग्रुप है, -R की वजह से क्या होगा, यहां पर जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा O नेगेटिव हो जाएगा, O नेगेटिव प्लस NO2। तो आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन दिस कंजुगेट बेस विल बी स्टेबलाइज्ड ड्यू टू -R इफेक्ट। तो इसलिए मोनोसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स हमेशा, मोनोसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल जो है दे आर, मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल जो है इट इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड कहता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फिनॉलिक रिंग। नहीं, हमारे पास अगर हम फिनॉल की बात करेंगे, सो वन इज कॉल्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इसके बाद हमारे पास पैरानाइट्रोफिनॉल है, देन मेटानाइट्रोफिनॉल, और इसके बाद हमारे पास वी हैव पैरानाइट्रोफिनॉल। सो दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल। इन तीनों फिनॉल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। तो देखिए मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है तब ये ज्यादा -R इफेक्ट क्रिएट करता है देन एट द मेटा पोजीशन, बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा जिसपे चार्ज जो है ऑक्सीजन, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस कंजुगेट बेस विल बी मोर स्टेबलाइज्ड। याद रखिए अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है वो ज्यादा प्रिडोमिनेंट -R इफेक्ट दिखाता है देन एट द मेटा पोजीशन। इसलिए यहां पर ऑर्थो, मेटा और पैरा की डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक स्पेशल केस है, यहां पर चूंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए हम कहते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल की ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है देन ऑर्थो, ऑर्थो की ज्यादा होती है देन मेटा, और मेटा की ज्यादा होती है फिनॉल से। तो यहां पर स्टेटमेंट सेकंड जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स क्विकली टेक क्वेश्चन नंबर 77. The pH of a solution containing 50 ml each of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid is. Sodium acetate and 0.01 molar acetic acid is. तो हमारे पास देखिए, हमारे पास एक मिक्सचर है वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इसको हम कहते हैं एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर में क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए यहाँ वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और इसका जो साल्ट है दैट इज सोडियम एस्टेट। तो देखिए हमारे पास इसका जो पीएच आता है अकॉर्डिंग टू हेंडरसन-हसलबैक इक्वेशन, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। तो साल्ट की कंसंट्रेशन दी है तो pKa का वैल्यू दिया है दैट इज 4.57 दिया है, 4.57 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन है 0.1 और एसिड का है 0.01। सो दैट मीन्स इट्स 4.57 plus log of concentration of 10 to the power 1. So it will be 4.57 plus 1 log 10. 10 log, so log 10 is equal to 1. So it will be 4.57 plus 1. It will be 5.57. इसका pH आ जाएगा. So the option third will be the correct option, 5.57. Now let's quickly take question number 78. In Gildahl's method for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which of the following compounds. देखिए हम नाइट्रोजन का एस्टिमेट करते हैं थ्रू जिल्दाल्स मेथड, और जिल्दाल्स मेथड में देखिए जिल्दाल्स मेथड एप्लीकेबल नहीं है उन कंपाउंड्स के लिए जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एजो ग्रुप, और जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन रिंग में होगा। इन तीन कंपाउंड्स में Gildahl's method is not applicable when nitrogen is present in the form of nitro group, when nitrogen is present in the form of diazo group, and when nitrogen is present in the form of a ring. अगर नाइट्रोजन रिंग में होगा या डायजो कंपाउंड में होगा, इन द फॉर्म ऑफ डायजो ग्रुप होगा या इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रो ग्रुप होगा, देन Gildahl's मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन यहां पर देखिए नाइट्रोजन जो होता है डायजो ग्रुप में है, नाइट्रो ग्रुप में है, रिंग में है, तो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स कॉल्ड एनालाइन।
ठीक, एनिलीन में हम एस्टिमेट कर सकते हैं नाइट्रोजन। इसके बाद लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 79, आइडेंटिफाई द, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 79, identify the incorrect statement from the following. Ionization enthalpy of alkali metal is decreased from top to bottom in the group. Yes, अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होती है। इसलिए हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स। अगर हम लिथियम की बात करेंगे, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ये खुद ऑक्सीडाइज होता है। यस, लिथियम जल्दी जल्दी लिथियम पॉजिटिव बनाता है बिकॉज ऐसा करने से ये इसकी बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी आती है। लिथियम की न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, साइज कम है तो इसकी न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अगर चार्ज डेंसिटी इसकी जो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी लिथियम की ज्यादा है, ये अपने आप को हाइड्रेट करता है, एक्सटेंसिवली हाइड्रेट करता है, तो ये स्टेबलाइज होता है। लेकिन इसके बाद देखिए थर्ड जो है, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स। यस, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2 इज +4। पोटेशियम कभी भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, यह हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। देखिए पोटेशियम के जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, वन इज कॉल्ड K2, इट्स कॉल्ड पोटेशियम ऑक्साइड, यह इसका नॉर्मल ऑक्साइड है, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन इसके बाद इसका है दूसरा K2O2, दैट्स कॉल्ड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, इसका पर ऑक्साइड है। और तीसरा है सुपर ऑक्साइड, दैट्स कॉल्ड KO2। लेकिन यहां पर देखिए नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड इज -2। सो यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम का निकालना चाहेंगे, दैट इज 2x -2 इज इक्वल टू 0। सो 2x विल बी इक्वल टू एंड x विल बी इक्वल टू +1। तो यहां पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। लेकिन यहां पर देखिए परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज -1। तो यहां पर चूंकि पोटेशियम का हमें पता नहीं है तो लेट्स कैलकुलेट, इट इज 2x, इसके बाद प्लस -1 2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज एक ऑक्सीजन का -1, दो का हो जाएगा -2। सो 2x -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +1। तो यहां पर भी पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज +1। लेकिन यहां पर देखिए सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज -1/2। इसलिए जब हम सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहेंगे, इट्स x प्लस -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। चाहे नॉर्मल ऑक्साइड की बात करेंगे, चाहे परऑक्साइड की बात करेंगे, चाहे सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे, इन एवरी ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज +1। तो यहां पर इसने बताया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस पोटेशियम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज +4 विच इज इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। तो देखिए डाइबोरेन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। जब हम डाइबोरेन की बात करेंगे, डाइबोरेन जो है इट इज लाइक दिस। डाइबोरेन में हमारे पास 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं और इसमें 2 हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। ठीक है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरॉन एटम्स एक ही प्लेन में है। बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नहीं, बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। इसमें 4 बॉन्ड्स नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, लेकिन इसमें 2 बॉन्ड्स ऐसे हैं विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, विच इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको आप बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। तो यहां देखिए both the boron atoms are sp2 hybridized, no, both the boron atoms are sp3 hybridized, so this is the correct option। और इसके साथ there are 3 center 2 electron bonds। हाँ, this is 3 center 2 electron bond, 1 2 and 3 center लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 2 and 3 center लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये भी करेक्ट है। the 4 terminal BH bonds are 2 center 2 electron bonds, yes, this is a 2 center 2 electron bond, 2 center 2 electron bond,
2 center 2 electron bond and 2 center 2 electron bond. तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, both the boron atoms are sp2 but they are sp3 hybridized. इसके बाद देखिए 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं. इन द कोगुलेशन ऑफ ए नेगेटिव सोल, जब हम कोगुलेट करते हैं किसी भी नेगेटिव सोल को, तो हमारे पास फ्लोकुलेटिंग पावर जो होता है ऑफ 3 गिवन आयन्स इज इन द ऑर्डर. हमारे पास हार्डी-शेलूज रूल कहता है जिस आयन की चार्ज ज्यादा होता है उसका कोगुलेशन पावर बहुत ज्यादा होता है. सो मोर द चार्ज ऑन द आयन, मोर विल बी इट्स कोगुलेशन पावर, लेस विल बी इट्स कोगुलेशन वैल्यू. हमें कम इसका अमाउंट चाहिए किसी भी सोल को कोगुलेट करने के लिए. तो यहां पर दिया है Al3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव. मोर द चार्ज मींस एक एल्युमिनियम आयन 3 मॉलिक्यूल्स को साइमल्टेनियसली कोगुलेट कर सकता है. एक बैरियम आयन 2 आयन्स को कोगुलेट कर सकता है. एक सोडियम आयन 1 मॉलिक्यूल को कोगुलेट कर सकता है. सो इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल, द फ्लोकुलेशन पावर ऑफ द 3 गिवन आयन्स इज Al3 इज ग्रेटर देन बैरियम ग्रेटर देन Na पॉजिटिव. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. लेकिन स्टेटमेंट सेकंड देखिए, इन द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल, अगर पॉजिटिव सोल होगा तो मोर द चार्ज ऑन द नेगेटिव आयन, more will be its coagulation power. The flocculation, यहां पर लिखा है the flocculation power, flocculating power of the 3 given salts is in the order. तो देखिए यहां पर NaCl, Na2SO4, Na3PO4. तो यहां पर अगर नेगेटिव आयन होगा इट इज -Cl, -1. यहां पर -2 चार्ज होगा, यहां पर -3 चार्ज होगा. तो लेकिन यहां पर अगर हम फ्लोकुलेटिंग पावर देखेंगे तो फ्लोकुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा Na3PO4 का होगा. इट विल बी मोर देन Na2SO4, इट विल बी मोर देन NaCl. तो यहां पर स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है. तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट because it's in accordance with Hardy-Schulz rule, but statement second is incorrect. Statement second is not in accordance with Hardy-Schulz rule. तो यहां पर more the charge on the negative ion, more will be its coagulating power. तो यहां पर होना चाहिए था Na3PO4 is greater than Na2SO4 greater than NaCl. तो statement first is correct but statement second is incorrect. So this is the correct option. Now let's quickly take question number 82. Question number 82 says, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 82 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, तो लिस्ट दिया है ड्रग क्लास और यहां पर दिया है ड्रग मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल दिया, यहां पर क्लास ऑफ ड्रग्स है और यहां पर दिया है एग्जाम्पल्स. देखिए हमारे पास एंटासिड्स हैं. एंटासिड्स ये वो ड्रग्स हैं जो कि न्यूट्रलाइज करती है स्टोमक एसिडिटी को. इसमें हमारे पास रेंटेडिन आता है, इसमें सिमेटिडीन आता है, इनमें हिस्टामाइन आता है. तो एंटी एसिड इसमें हमारे पास सिमेटिडीन आ जाएगा. सो दिस द फर्स्ट. सो मींस ए के साथ, सो ए सेकंड के साथ. इसके बाद हमारे पास एंटी हिस्टामाइंस. एंटी हिस्टामाइंस ये वो ड्रग्स हैं जो इंटरफेयर करती हैं नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामाइन के लिए. सो विच इंटरफेयर्स विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामाइन. दोज ड्रग्स which interfere with the natural action of histamines for binding the sites of receptors. तो इसमें हमारे पास यूजुअली जब भी बॉडी कोई फॉरेन सबस्टेंस को एनकाउंटर करती है, जिस फॉरेन सबस्टेंस का नाम हम एलर्जन देते हैं, ये इट रिएक्ट्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस लीडिंग टू द रिलीज ऑफ वेरियस केमिकल्स. उनमें से एक केमिकल ऐसा होता है विच इज कॉल्ड हिस्टामाइन. तो हमारे पास जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, लाइक हमारे पास वी हैव सेल्डेन, वी हैव डाइमिटेन. तो हमारे पास एंटी हिस्टामाइंस में हमारे पास सेल्डेन है, दूसरी एग्जाम्पल है डाइमिटेन भी है. और एनाल्जेसिक जो है, जो कि पेन रिलीविंग सबस्टेंसेस हैं, इनमें हमारे पास मॉर्फिन आता है, पैरास्टामोल आता है, कोडीन आता है. इन द सेम वे हमारे पास एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं, इसमें हमारे पास एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी वायरल भी होता है, या हमारे पास एंटी फंगल भी होता है, एंटी पैरासिटिक भी होता है. तो एंटी माइक्रोबियल्स में हमारे पास सबसे यहां पर जो बचता है दैट्स कॉल्ड सल्वर्सन. तो सल्वर्सन जो है इट्स एन आर्सेनिक बेस्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज्ड फॉर सिफिलिस. तो हमारे पास जो अब आंसर बनेगा दैट इज A4, देन B, सो इट इज A थर्ड, देन B4 और इसके बाद C सेकेंड और इसके बाद D फर्स्ट. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास क्या है.
क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रीजन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एडक्ट। इसके बाद इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास क्या है, RMgX ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ RCOOMgX, और यहां पर ये फर्स्ट एडक्ट बनता है और इसके बाद इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहां पर जो Y बनेगा दैट विल बी RCOO नेगेटिव MgX, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 लिस्ट दिया है, लिस्ट ए, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। यहां पर कुछ सबस्टेंसेस दिए हैं और यहां पर हमें देखना होगा कि इनका यूज क्या है। लिथियम जो है यूजुअली हम इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, लिथियम बैटरीज आपने देखी होगी, लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज होता है। सोडियम जो होता है इट्स यूज्ड एज अ कूलेंट इन फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इट्स यूज्ड एज एन एड्सॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद सीजियम जो है इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज करते हैं। सो द ऑप्शन, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? सो लिथियम, तो ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट and D fourth. So option B is the correct option. Now let's quickly take question number 85. Which compounds amongst the following is not an aromatic compound? तो यहां पर देखिए aromatic compound क्या होता है, cyclic, planar, completely conjugated, और इसमें हुकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4n + 2 पर इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, हुकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। यहां पर देखिए ये साइक्लिक है, प्लेनर है, n कैन बी 0 1 2 3, व्हेन n इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। तो यहां पर देखिए हमारे पास साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन जो है ये एरोमेटिक है बिकॉज इट इज पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली कंजुगेटेड और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइक्लिक भी है, प्लेनर कंप्लीटली कंजुगेटेड है। लेकिन जब हम इस कंपाउंड को देखेंगे इट इज पाई सिग्मा पाई, यहां कंजुगेशन है, लेकिन यहां पर 2 पाई बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ऑल दो पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं विच द हुकल नंबर, लेकिन 2 पाई बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 2 सिग्मा बॉन्ड्स, यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड।